धर्मस्थला, जहां पे एक 48 साल के सफाई कर्मी ने तहलका मचाया हुआ है। कई दिनों से खुदाई हो रही थी, लेकिन आज खुदाई को विराम लग जाता है। कोई भी मजदूर जंगल में आज ना जाता है ना वहां से बाहर आता है। जितने भी वर्दी वाले थे आज कमरा बंद कर कर सुबह से सिर्फ और सिर्फ मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में बहुत सारी बातें की गई और जो 13वां जो स्थान था वहां पर खुदाई करने से पहले इतनी ज्यादा मीटिंग क्यों हो रही है उसके बारे में बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। क्योंकि जो 13वां जो स्थान है वहां पर एक साथ 12 लाशें दफनाई गई हैं और उसे खोदने से बच क्यों रही है पुलिस, इसके बारे में बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट आज आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको दिखाएंगे वो लेटर जिस लेटर के पहुंचने के बाद, ये लेटर पहुंचा है अमित शाह के ऑफिस में, यानी कि गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में। और जिस कंप्लेन करने वाले शख्स ने दावा किया है कि जो वहां के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं वो इस केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उस कंप्लेनेंट का ये भी दावा है कि सर देखिए, जो एसआईटी के जो हेड हैं वो एक तरीके से ईमानदार जरूर हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले कई अफसर शायद हो सकता है वो करप्ट हों, और इसलिए इस पूरे केस को एनआईए को दे देना चाहिए। एनआईए से कहने का मतलब जो आतंक विरोधी जो हमारे लिए एक एजेंसी बनाई गई है जो जांच पड़ताल करती है, उन्हें भेज देना चाहिए इस केस को। और दरख्वास्त ये भी की गई है कि अगर इस केस को एनआईए को सौंपा ना जाए तो कम से कम एनआईए एसआईटी की टीम के साथ, एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है, एक सेंट्रल एजेंसी स्टेट एजेंसी के साथ मिलकर उस जंगल के आसपास की चीजों को खंगाले, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। और इस पूरे कड़ी में जो फिलहाल के लिए जो मामला है कहां पर पहुंचा है, इस पूरे मामले की देखभाल कर रहे हैं अभिजीत सिन्हा, जो आप नीचे नाम भी देख रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये कहें गृह मंत्रालय में दूसरा सबसे बड़ा औहदा रखते हैं, जो सबसे पावरफुल होता है सेक्रेटरी के नीचे। ये क्या देखते हैं, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन। कहने का मतलब ये जो आतंक विरोधी जो चीजें हमारे देश में जो एजेंसी काम करती है उसका देखते हैं। जो चरमपंथ जो लोग हैं, जो चरमपंथी जो लोग हैं, जो एक तरीके से लोगों के अंदर घृणा भाव फैलाना चाहते हैं, जो एक दूसरे पे आसपास में दुश्मनी फैलाना चाहते हैं, उन विदेशी ताकतों को रोकने का जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के कंधों पर है। अब इन्होंने इस लेटर को अपने संज्ञान में ले लिया है। 2 अगस्त को ये लेटर पहुंचा था अमित शाह के पास, गृह मंत्रालय के पास। उसके बाद अभिजीत सिन्हा वो अफसर हैं जो डिसाइड करेंगे कि ये मामला एनआईए को जाए या ना जाए। अगर ये मामला सेंट्रल एजेंसी के पास पहुंच जाता है तो सोचिए इस पूरे केस में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जहां पर तमाम तरीकों से दावा किया गया कि पुलिस वालों ने लाशें दफनाई हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, कर्नाटका की सरकार साथ नहीं दे रही है। अगर सेंट्रल एजेंसी दिल्ली से एक टीम कर्नाटका जाए तो क्या इस पूरे केस में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो धर्मस्थला में जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है और लगातार एक दूसरे पर आरोप भी मढ़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि खाकी वर्दी वालों पर भी आरोप लग रहे हैं। और शुरुआत में जैसे दीपक ने करप्शन का नाम लिया, और अगर करप्शन का मैं जिक्र करूँ, जैसे उन्होंने बताया कि पुलिस वालों पर आरोप लगे, साथ ही साथ जो लेटर गया उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लिया गया है। तो करप्शन किस हद तक बढ़ गया इस केस में आपको ऐसे समझ में आएगा। आप ज़रा ये वीडियो गौर से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक रिपोर्टर खड़ा हुआ है और कुछ लोग जो है उसको घेर कर खड़े हैं, धमका रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तस्वीर भी साथ में देख लीजिए कि किस तरीके से उसका जो माइक है उसे तोड़ने की कोशिश की गई, और कैमरा तो पूरा तोड़ ही दिया गया। यहाँ तक कि जो इसकी चिप होगी, जो रोल होगा जिसके अंदर उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की होगी, उसको भी नष्ट करने की कोशिश की गई। इन लोगों को अस्पताल पहुँचा दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन लोगों पर, जो अज्ञात गुंडे आए थे, उन लोगों पर केस दर्ज किया, जो डी गैंग के बताया गया, और कहा गया कि ऑटो रिक्शा का कोई गैंग है जो अपने आप को बताता है कि हम धर्मस्थला में जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ें फैलाई जाएंगी, अगर यहाँ को, इस जगह को बदनाम किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में ये चीज़ें देखकर आपको क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है?
कुछ लोग, कुछ ताकत ऐसी हैं जो चाहती हैं कि धर्मस्थला के जंगलों में जो लाशें निकल रही हैं, जो स्कल, जो खोपड़ी मिली है, जो लाल साड़ी मिली है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें पुलिस के हाथ लग रही हैं, जो बाल्टियों में पैक कर कर सील बंद कर कर ले जाई जाती हैं, वो मीडिया तक ना आए, जिससे जनता को इस बारे में कोई खबर ना लगे। साफ तौर पे इस छोटी सी झलकी को देखने भर से समझ में आता है कि रोका तो जा रहा है, लगाम तो लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो कैमरा पर्सन वहां पर पहुंचे हैं, वो किसी भी तरीके से कोई भी डिटेल निकाल कर ना ला पाएं। और जब कैमरा पर्सन वहां से चीजें निकाल कर नहीं ला पाएंगे, तो हम दोनों बैठकर जिस तरह से आपको चीजें दिखाते हैं, समझाते हैं कि आज की डिटेल रिपोर्ट है क्या, तो हम भी वो चीजें आप तक नहीं ला पाएंगे। अगर आज की बात की जाए तो रोज़ हम आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं कि आज धर्मस्थला में क्या क्या चीज़ें हुई, पुलिस ने कौन सी साइट की खुदाई की, क्या कुछ मिला, क्या बातों में सच्चाई है भी कि नहीं। लेकिन आज पुलिस को साइट नंबर 13 की खुदाई करवानी थी, यानी कि सबसे क्रूशियल, बहुत ही की पॉइंट है ये। यहाँ पर बताया गया था 12 लाशें उसने लाइन से दफनाई हैं। तो ऐसे में आज साइट नंबर 13 की खुदाई अचानक से रोक क्यों दी गई? ये जो कुछ तस्वीरें आप देखेंगे, इसमें आपको कुछ कार दिखाई दे रही हैं बड़े बड़े ऑफिशियल्स की। इन सब ने जो बेलथनगंडी करके एक जो जगह है, वहाँ पर प्रॉपर मीटिंग हुई है। शुरुआती चीज़ें हुई थी कि हाँ आज साइट नंबर 13 की खुदाई होनी है, एक प्रॉपर जो प्रोग्राम होता है वो सेट था। लेकिन कुछ ही देर में पूरा फैसला बदला जाता है और शाम तक खबर ये आती है कि आज की जो खुदाई है, जो साइट की जो विजिटिंग थी, वो रोक दी गई है और अभी भी मीटिंग चल रही है। तो आखिर पुलिस की टीम ने इस साइट की खुदाई क्यों रोकी है? क्योंकि देखिए, ऐसा कोई भी इलाका होता है, जैसे कि ये जो शख्स है, जो अज्ञात शख्स गवाह बनकर सामने आया और जब उसने पुलिस को मार्किंग करके बताया कि सर ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, तो सबसे पहले जो पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी भी इस तरीके से नहीं की है कि वहाँ कोई ना जा पाए। ठीक है, आपने देखिए 1 से लेकर 13 तक उसने मार्किंग की थी कि ये स्पॉट है। वहाँ पर पुलिस ने कुछ भी ऐसा तो कुछ तो लगाती, अपने सिपाही खड़े करती कि कल को रात में आकर कोई भी एक शख्स वहाँ ना जा पाए और जिससे वो सबूत है वो नष्ट हो सके। तो 13 नंबर की जो साइट है उसकी अचानक से खुदाई रोक दी गई। आज कुछ हुआ नहीं, पुलिस की टीम मीटिंग कर रही है और मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कोई बयान दिया जाता है। हालांकि जितने भी ऑफिशियल्स हैं कैमरे पर कुछ कहना नहीं चाह रहे, लेकिन जब कुछ लोकल रिपोर्टर्स, कुछ लोकल लोग वहाँ से जब उनसे बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो कुछ चीज़ें ज़रूर निकल कर आई हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग में क्या आएगा इसके बारे में भी आपको पूरा जिक्र किया जाएगा। लेकिन वहाँ के कुछ जो लोकल चैनल्स हैं, जब उनके हम चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मीडिया पर्सन्स को, कैमरा पर्सन्स को कुछ तस्वीरें तो लेने दी नहीं जा रही, उनके साथ एक तरीके से गुंडागर्दी हो रही है। तो जब हमने लोकल चैनल्स खंगाले और बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश की, तो पता लगा कि जो एक एसआईटी की टीम में एक जो पुलिसकर्मी हैं जो शामिल हैं, उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई हैं। वो मैं अगर आपको बताऊं तो दरअसल उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो जगह है, जिस जगह पर खुदाई चलाई जा रही है, ये एक तो नदी का किनारा है और कई बार दीपक ने ये चीज़ों का जिक्र किया है कि वो जो नदी है वो बढ़ती घटती रही, मतलब उसका जो एरिया था, कभी बाढ़ आया, कुछ हो गया तो मिट्टी जो है वो बहकर चली गई। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए, अब नौबत यह आ गई है कि जिस तरीके से हम खुदाई करते हैं और 6 साइट पर हमें कुछ चीज़ें मिली, इसके अलावा 11A पर जब हमने खुदाई की तो हमें स्कल मिला, इसके अलावा बहुत सारी 100 से ज़्यादा हड्डियां मिली, वो मिली ज़रूर हैं, उनके जांच होनी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शख्स ने 1 से लेकर 13 तक, यानी जो गवाह आया है सामने, उसने 1 से लेकर 13 तक जो मार्किंग की है, अब उसमें सिर्फ 2 साइट पर हमें चीज़ें मिली हैं, बाकियों पर कुछ मिला नहीं, 13 की खुदाई हुई नहीं है। तो ऐसे में उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसा पुलिस के जो कर्मी हैं उनका कहना है कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता वो झूठ बोल रहा है, पर उसका एक कारण हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, इसने सारी चीज़ें की क्योंकि कुछ हद तक तो हमें स्कल्स मिले, कुछ हद तक तो हमें हड्डियाँ मिली, लेकिन वहाँ पर हुआ ऐसा कि जब उसने, वो बता रहा है 1995 से लेकर 2014 तक उसने कुछ ऐसा किया है, तो उसके बाद जब उसने ये चीज़ें की होंगी तो पेड़ छोटा होगा, वहाँ पे जो घनत्वता है, जो डेंसिटी है वो कम होगी, या हो सकता है वहाँ पर कोई और पहचान हो। अब जब वो इतने साल बाद लौट कर आया है और जब उस जगह को देख रहा है, तो जो छोटे पेड़ होंगे सोचिए वो बड़े हो गए हैं। अब वहाँ पर कोई आम इंसान भी उस एरिया को 1 साल बाद भी नहीं पहचान पाएगा। उन पुलिस ने ये प्रॉपर बोला है उस जंगल के बारे में। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ धर्मस्थला का जंगल, आप कोई भी जंगल ले लीजिए जहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ अक्सर उगती रहती हैं, तो ऐसे में आप सोचिए कि आपने आज कोई पेड़ लगाया या एक जगह बिल्कुल खाली है, वहाँ पे 2-3 झाड़ियाँ पेड़ हैं, तो करीब करीब आप 10 महीने बाद अगर आएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वहाँ का जो चीज़ें हैं, जो पूरा सरफेस है वो बदल चुका है। तो हो सकता है इस सिलसिले में भी उसे पहचानने में गलती हो। अब ऐसा क्यों कहा गया, तो उसके पीछे की अगर आपको बात बताऊँ तो देखिए,
उसने साइट नंबर 11 की मार्किंग की थी। अब साइट नंबर 11 की जब उसने मार्किंग की और जब वहाँ पर पुलिस की टीम खुदाई करने पहुँचती है तो वो थोड़ा-सा आगे पुलिस को ले जाता है, 80 मीटर आगे। हो सकता है वहाँ जाकर उसे सारी चीज़ें क्लियर हुई हो कि ये जगह शायद यहाँ पर अगर खुदाई करेंगे तो इतनी चीज़ें ना मिले। आगे उसे सडन ये चीज़ें याद आई हों, क्योंकि ऐसा होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने कुछ साल पहले कोई चीज़ की, कोई जंगल है, कहीं आपने कोई पेड़ लगाया और अचानक से वो एरिया पूरा बदल जाता है कुछ सालों बाद, 10 साल बाद। आप सोचिए, वो तो 2014 के बाद अब 2025 में आया है। तो सोचिए कितने साल बीत गए, इतने में क्या वो पूरा जंगल बदल नहीं गया होगा? तो इस तरीके से भी उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, पर कोई डिनाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पुलिस की टीम भी ये डिनाई नहीं कर रही कि वो झूठ बोल रहा है। हालाँकि उन्होंने कहा है कि एक बार जितनी भी जो बॉडी जो मिली हैं, टुकड़े मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, जो स्कल मिले हैं, उनकी जाँच हो जाए तब ये जो पूरा केस है और मजबूत हो पाएगा। लेकिन बार-बार जो हमने कहा कि गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो पुलिस की टीम से गलती हो, चाहे कुछ लोकल्स की गलती हो कि उस वक्त ऐन मौके पर कोई सामने नहीं आया। इसके अलावा अभी भी जैसे बोला गया कि लगाम लगाई जा रही है, तो देखिए आपको ये ग्रीन कपड़े वाला जो दृश्य है ये याद होगा, किस तरीके से हरा कपड़ा लगाकर चीज़ों को रोका जा रहा है। पहली खुदाई में कुछ नहीं मिला, दूसरी में नहीं मिलता, तीसरी में नहीं मिलता, लेकिन जब छठी साइड की होती है तो कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब पुलिस को समझ में आता है कि हाँ, हो सकता है आगे और भी चीज़ मिले, तो पुलिस अपनी सिक्योरिटी भी टाइट करती चलती है। और ऐसे में सिक्योरिटी कैसे टाइट होती है, जब 11 साइड पर आते हैं तो बाकायदा कपड़े लगा दिए जाते हैं ताकि मीडिया वालों को कुछ दिखे ही ना। और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद किसी तरीके से फिर भी जब मीडिया पर्सन्स वो बाल्टी वाले फुटेज लेते हैं जो सील बंद करके लिए जाते हैं, जिसके अंदर खोपड़ी रखी गई थी, एक लंबा सा एक पाइप नुमा कोई चीज़ था जो शख्स लेकर जा रहा था, जिसमें बताया गया था रीढ़ की हड्डी थी, वो सब जब ले जाकर जाया गया और उसके ही एक दिन बाद अचानक से एक रिपोर्टर की पिटाई हो जाती है, उसको धमकाया जाता है, उसको खबर बनाने से रोका जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही कि किस तरीके से ना सिर्फ तब जब सारे केसेस हुए, चाहे पद्मलता का केस हो, चाहे सौजन्या का केस हो, अनन्या का केस हो, ऐसे जिस तरह से जो रिपोर्ट आई थी कि 100 से ज़्यादा लड़कियां गायब हैं, हर एक केस में जैसे पहले पुलिस वालों ने मदद की थी चीज़ों को छुपाने की, और भी लोग शामिल थे, बड़े बड़े लोग शामिल थे, ऐसा अब भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि ये जो खबर है वो बाहर निकल कर सामने ना आ पाए और कैसे भी करके जो खबर है वो पूरी की पूरी तरह से दबी रहे। लेकिन फिलहाल पुलिस की टीम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई है जो वो कर रही है। और आज की जो बात हमने आपको बताई कि अभी तक पुलिस ने जो है वो कार्रवाई रोकी हुई है और साइट नंबर 13 पे कोई खुदाई नहीं की गई है। अब आप समझिए किस तरीके से जीपीआर तकनीक को लेकर बातें चल रही हैं, आखिर ये जीपीआर तकनीक किस तरह से पुलिस की मदद करेगी, और धर्मस्थला केस में बाकी क्या अपडेट है वो भी आप साफ तौर पर समझ लीजिए। देखिए, ये जो धर्मस्थला वाला जो इलाका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम आदम जमाने में रह रहे हैं या 400-500 साल पहले रह रहे हैं। 21वीं शताब्दी है ये, और इस 21वीं शताब्दी में जीपीआर जैसी टेक्नोलॉजी कर्नाटका पुलिस अगर इंतजाम नहीं कर पा रही है तो सवाल उठता है। अब इस आप सोचेंगे जीपीआर टेक्नोलॉजी से अलग चीज़ें क्या हो जाएंगी। दरअसल देखिए, जीपीआर टेक्नोलॉजी अगर मैं कहूँ कि सर देखिए, इस इलाके में मुझे लगता है कि यहाँ पे लाशें दफनाई गई होंगी, लेकिन अगर आप जीपीआर टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो आप समझिए कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि पन्ना भर जो इलाका है, इस इलाके में लाशें दफनाई होंगी। मेरी सोच बदल सकती है, मैं कह सकता हूं कि सर थोड़ा सा आगे चलिए, लेकिन जीपीआर टेक्नोलॉजी से क्या होगा, इस पूरे इलाके का एक ही बार में आप बड़े आराम से कम समय के अंदर पूरा सर्वे कर सकते हैं। अब ऐसे में सर्वे जीपीआर को लेकर क्यों नहीं किया जा रहा, और बाबा आदम की जमाने की तरह मिट्टी से कुदाल से खोद खोद के चीजें निकाली जा रही हैं। इतना तो सिंपल सा एक मशीन था, आप मशीन की जुगाड़ कर लेते, कहीं से चीजें लेकर आकर वहां पर उस चीजों को इस्तेमाल कर पता लगा सकते थे कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मशीनें नहीं लाई गई हैं। कल एक वकील ने भी दावा किया कि देखिए, जो मशीनें हैं 25 से 35 लाख के बीच में, जो अच्छी वाली मशीनें, सस्ती तो और भी कम में आ जाती हैं। अब मानते हैं पुलिस वाले के पास ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन वकील ने कहा कि ये जो मशीनें हैं किराए पर भी मिलती हैं और किसी अननोन शख्स ने इस पूरे मशीन को किराए पर ले लिया है। अब इसकी वजह से मशीनें पुलिस वालों को नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे पास एक इनपुट है जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु से उस जीपीआर मशीन का इंतजाम कर लिया गया है। आज देर रात या कल सुबह तक वो मशीन वहां पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद पुलिस उसका इस्तेमाल 13 स्पॉट पर करेगी, वही स्पॉट जहां पर उसकी खुदाई होनी थी, और इसी वजह से खुदाई आज रोकी गई, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है उस जीपीआर की मशीन के आने का। जीपीआर मतलब ग्राउंड
पेनिट्रेशन रेडार, मतलब जमीन के अंदर जाकर रेडार की जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता लगाना कि जमीन के नीचे कहां पर पत्थर है, कहां पर कंकाल है, कहां पर पेड़ पौधे के तने दबे हुए हैं। इन सारी चीजों का बहुत कम मेहनत कर बस 1.5 से 2 लाख रुपए इसका किराया है। इतने रुपए से ही आप उस पूरे इलाके का मुआयना कर सकते हैं। अगर कोई शख्स कह रहा है कि मान लीजिए दूसरे नंबर पर उसने मार्किंग किया कि सर यहां पे खोदिए, यहां पे जरूर मिल सकता है, अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उस दूसरे वाले स्पॉट से 100 मीटर आगे जाकर पता लगाए कि वहां पे डेड बॉडी है या नहीं है। अगर मशीन होती, अगर 21वीं शताब्दी की कर्नाटका पुलिस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती तो जरूर बड़े आसानी से कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती हैं। अब होगा क्या, देखिए जीपीएस आने के बाद 13 स्पॉट पर मेरी दरख्वास्त कर्नाटका पुलिस से वहां पर तो इसका इस्तेमाल करें ही करें, और जितने भी स्पॉट पर खुदाई हुई है उस स्पॉट के आसपास उस जीपीआर मशीन को लेकर जाया जाए, वहां पर भी फिर से एक बार इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है जो सफाई कर्मी है इससे भूल हो गई हो, याद नहीं रहती हैं चीजें, 10-12 साल पहले की जो चीजें, और दफनाया तो उसने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। 20-25 साल पहले जहां पे उसने गाड़ा हुआ किसी इंसान को, अब कहां उसे कोई चीजें याद रहेंगी। और ऐसे में आती है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिवा अगर आप कोई भी यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए, अमेरिकन को देख लीजिए, वो सीधे जाके कुदाल चलाना शुरू नहीं करते हैं। अगर आपको खदान से भी सोना निकालना होता है तो सर्वे किया जाता है, ये खोद के नहीं देखा जाता कि मिट्टी के नीचे से अंदर से सोना निकला तो हम सोना निकाल लें। डायनासोर की हड्डियां भी कुछ इसी तरीके से निकाली जाती हैं। तो यहां पर तो इंसानी जान की बात है, जहां पर उनका कत्ले आम की बात है। जो दावे किए जा रहे हैं उस दावों को पुख्ता साइंटिफिक तौर से साबित करने की जो चीजें हैं, ना कि कुदाल और हथौड़ा लेकर मारना शुरू कर देना चाहिए। जेसीबी लगा दिया, उन्होंने कहा अरे जेसीबी भी जब आप लगाओगे तो हो सकता है कि जो हड्डियां हैं वो गल जाती हैं, जब उसमें आप निकालोगे तो वो गली हुई जो चीजें हैं वो मिट्टी के सहित बाहर आती हैं। और इसलिए अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बारीक से बारीक एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है जहां पर एक पुख्ता सबूत मिल पाए उन कातिलों के खिलाफ। फिलहाल के लिए जो एसआईटी की टीम है उन्होंने अपने सारे अफसरों को कहा है कि वो टाइट स्लिप कर लें, मतलब टाइट लिप कर लें, और कोई भी जानकारी बाहर ना जाने पाए। और यहां तक कि जो सबसे अजीब इस पूरे कड़ी में जो चीज सामने आई है, कल जब खुदाई वहां पर टीम पहुंची थी, सोचिए जो कोई भी शख्स होगा जिसने उन हड्डियों पर जहर लगाने की कोशिश की है, मान लीजिए जो मजदूर खुदाई कर रहे हैं उनके हाथ में हड्डी लग जाए, वो उसको छुएं और पसीना पोंछ लें, वो जहर किसी भी तरीके से उनके शरीर के अंदर जाता तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, जान के लेने देने पड़ जाते। अब वो जनाब कौन है जो हड्डियों में जहर लगा के छोड़े? 3 ऐसी हड्डियां मिली हैं जिसमें जहर लगाया हुआ था। मकसद क्या होता है? जहर का कोई और मकसद नहीं होता है, इस मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि डर की वजह से वहां पर कोई दूसरा ना जाने पाए। कल जहर लगने वाली चीजें सामने आई, आज खुदाई बंद हो गई है। ये जो चीजें हैं किस तरीके से डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। और आज जो हमारे पास जानकारी थी कि पुलिस उसी जगह पर जाकर दोबारा से खुदाई और कॉम्बिंग करने वाली थी, लेकिन ना वहां पे खुदाई हुई, ना 13 स्पॉट पे जाया गया, सिर्फ और सिर्फ कमरों के अंदर बैठकर एसी ऑन कर गहन जांच हुई कि हमने पिछले कुछ दिनों में जो भी जांच पड़ताल की उसका असल में आउटपुट क्या है। लगभग 7 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कल ही के शाम पर रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन के उन्हें मारा पीटा जाता है, उनकी चीजें तोड़ दी जाती हैं। तो ये चीजें समझ से परे कि कोई जहर लगा दे रहा है, कोई रिपोर्टर्स को मार दे रहा है, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। आज के दिन जब खुदाई होनी थी तो पुलिस बंद कर देती है। अब ये जो चीजें हैं क्यों ना शक जाए उनके कार्रवाई पर। और इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो लोग हैं, ये कंप्लेन हमने नहीं किया, ये कंप्लेन आम लोगों ने किया। हम कंप्लेनेंट का नाम जानबूझ के आपको नहीं बता रहे हैं। उस कंप्लेनेंट और जितने भी आम लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, उनका साफ तौर पे मानना है कि अगर दिल्ली से एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पर आए, चाहे सीबीआई आए, चाहे एनआईए आए, कोई तो आए, क्योंकि जो यहाँ के जो लोकल जो पुलिसिंग है शायद इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से जांच ना कर पाई। ये लोगों के मन में संशय है और इसलिए वो बार बार दिल्ली से दरख्वास्त कर रहे हैं, कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई उनकी बात सुने और एक सेंट्रल एजेंसी को यहाँ पर जांच करने के लिए भेजे, क्योंकि जो दावे किए गए हैं वो दावे बहुत ज्यादा गंभीर हैं। खुद
नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सजग है और इस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में, जहां पर धर्मस्थला और जिस तरीके से उसके आसपास के इलाकों में जो चीजें मिल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसे प्रमुखता के साथ वो छाप भी रहा है। और इसी चीज को लेकर हर किसी के मन में संशय है कि कोई इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को गलत साबित कर कोई मैलिफाई करने की या कोई बदनाम करने की साजिश ना रचे, और इसलिए इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले, चाहे छोटी ही खबर क्यों ना हो, आप तक उसे बताएं और पहुंचाएं, ताकि कोई भी धर्मशाला वाले उस जगह से ऐसी खबर ना छूट पाए। और जो जानकारी लोगों को पता होनी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे हो, वो जानकारी आप तक पहुंचेगी। हम उसके लिए जूझ रहे हैं, लेकिन जूझने के बावजूद आप तक वो खबर लेकर आ रहे हैं। और जो भी नई जानकारी की हम कोशिश करेंगे क्राइम तक उसे पहुंचाते रहें। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।